तो हम आज ये समझेंगे कि जीएसटी में किस तरीके से अमेंडमेंट आए हैं, जीएसटी एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के अंदर बताए हैं, और हमको इन फ्यूचर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने जीएसटी कंप्लायंसेस पूरे करने के लिए, और क्या हमको सेफगार्ड रखना है अपने बिजनेस के अंदर जीएसटी के लिए। हमने आज के हमने हमारी पीपीटी को, ठीक है, रवि जी को शायद म्यूट करना पड़ेगा। हेलो, हाँ। हमने हमारे बजट पीपीटी को 4 स्टेजेस में बांटा है, और आज का सेशन भी 4 स्टेजेस में चलेगा। पहला है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट. Second is changes with respect to payment of taxes. Third is the major changes, the other major changes that has happened in the budget. And fourth is some custom duty changes which are applicable from today. That is 3rd of February, or I must say 2nd of February, that was applicable from yesterday. So let me start with the input tax credit changes that the budget has to offer. तो इस बार के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दिए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो चेंज है वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ. दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट. सो the finance minister has introduced a section in the GST Act, that is section 38. तो उन्होंने क्या बोला है कि till current date what happens is कि हम हमारे 2A में जितने इनपुट आता है, 2B में जितना इनपुट आएगा, that we can claim the input only when it is reflecting in GSTR 2B from 1st January 2022. So this is something that has been notified. Okay. Now, one more thing they have come up with in this budget. In this budget, they have made one more amendment in section 16. That is the section that gives us the power to claim the credit. So what they said is that section 38 एक इन्होंने add किया है. So they have said कि if section 38 conditions is getting fulfilled, then only we can claim the credit of the input. So ये जो सेक्शन 38 है, ये मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब होने वाला है आगे चल के. दिस सेक्शन इज नॉट बीन नोटिफाइड येट, एंड मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऑल द सेक्शंस इन जीएसटी अमेंडमेंट्स इज नॉट नोटिफाइड येट. इट इज जस्ट बीन अमेंडेड इन द एक्ट, एंड द डेट फ्रॉम विच दे विल बी एप्लीकेबल विल बी नोटिफाइड इन फ्यूचर. So we don't know whether it will be notified or not, or when it will be notified. These are the questions that are unanswered. So section 38, yeah, let me come back to section 38. So section 38 says that एक auto generated statement generate होगा पोर्टल पे सबके. उस ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस देंगे, वो कंडीशंस पूरी होंगी तभी अपन इनपुट क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते. सो सेक्शन 38 वुड हैव 1 minute, yeah. So section 38 will consist of 2 details. First is the details of input which the ITC can be availed. So ये वो डिटेल्स होंगी जिसका ITC से आप अवेल कर सकते हो. इस कि आपने किसी से भी गुड्स परचेज किया है, उसने अपनी GSTR 1 में रिटर्न फाइल करी है, उसने उसमें डाला है, तो आपके GSTR 2B में दिखेगा, और अगर वो सब कुछ उसने सही किया है तो आप वो इनपुट क्लेम कर सकते हो. इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी. फिर इसमें सेकंड दूसरी डिटेल्स क्या होंगी, दी डिटेल्स ऑफ ITC विच कैन नॉट बी अवेल्ड. तो इन्होंने क्या किया है कि कैन नॉट बी अवेल्ड की जो इधर रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं स्टेटमेंट के अंदर, जो डाल के पोर्टल में देंगे इन फ्यूचर डेट व्हेनेवर इट विल बी नोटिफाइड,
तो इन्होंने यहाँ पे कुछ 6 कंडीशन डाली है, जो कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होंगी तो इन्होंने बोला आईटीसी आप ले नहीं सकते हो। तो वो 6 कंडीशंस क्या है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज, वो लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जिससे आपने परचेज किया है उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंडीशन लगा सकते हैं कि उसके रजिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर उसने इनवॉइस रेज करी थी तब आप क्रेडिट ले सकते हो। दूसरा इन्होंने कंडीशन ये डाली है कि जिससे आपने परचेज करी है कहीं वो डिफॉल्टर तो नहीं है पेमेंट ऑफ टैक्स में। अगर उसने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट करी है अपनी जीएसटीआर 3B में, तो ये स्टेटमेंट में ये शो करेगा कि दी आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड ऑफ दैट सप्लायर, सो यू कैन नॉट अवेल दैट आईटीसी। थर्ड कंडीशन इन्होंने ये डाली है कि अगर आपका वेंडर अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर उसके जीएसटीआर 1 और उसके 3B के अंदर डिफरेंस आ रहे हैं, तो आपको ये क्रेडिट अवेलमेंट और नॉन अवेलमेंट पे एक वो लोग रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। अब वी डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिकल दिस इज पॉसिबल, हाउ द डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट दीज थिंग्स, बट ये तो वक्त ही बताएगा। बट these are the changes that the act has to offer. Then another condition that they have put in is that if the your vendor has availed the credit more than he was entitled to, then also your credit would be restricted. So this is something that is very impractical to say, that is very impractical to even understand that how will these changes happen. But yeah, these are the changes that the budget has to offer. So these are the major changes with respect to ITC. One more thing that the budget has, the amendment has come in the ITC respectively, is they have changed something in section 41. So section 41 में इन्होंने क्या बोला है कि आईटीसी अगर आपने किसी भी एंटिटी का या आईटीसी आपने ऐसा कोई भी क्लेम करा है जिसके अंदर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है to the government, which is also a condition of section 16 that the tax should be paid before claiming ITC. तो अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है तो you have to reverse that ITC along with applicable interest. And also this clause is not notified yet, but this has been an amendment in section 41 जो बजट लेकर आए हैं. तो these are the major changes with respect to ITC that the budget has to offer. Now we would go to the section of today's presentation with respect to the changes in GST with respect to payment of taxes. तो एक सेकंड, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस में ज्यादा चेंजेस नहीं करे, एक दो चेंजेस जो करे हैं वो जो मेजर और ईपीएफएल को भी ईपीएफएल को एक दो पेपर और तैयार करने क्या वो प्रोविजनल बैलेंस शीट मांग रहे हैं. हेलो, आई थिंक somebody's mic is on. Provisional. Hello, bro, you can carry on now. Yeah. So so with respect to payment of tax, there are two major changes that we need to understand. So we are highlighting only these two changes. One is that क्या होता है कि जो एंटिटीज का एक पैन पे डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है, दैट आर डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इन जीएसटी एक्ट. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेक्शन 49(10) में एक अमेंडमेंट ये लाया है. ये अच्छा अमेंडमेंट है कि आपके अगर कोई भी और ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपके पास बैलेंस रखा हुआ है, सो यू कैन ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ some branch to your another branch. So you can transfer the balances of electronic cash ledger on the portal to pay the taxes of the other branches. So this is a positive amendment that they have made. But इन्होंने इधर एक restriction छोटा सा ये लगाया है कि you need to ensure that the branch from where you are transferring the cash balance should not have any unpaid balance of liability. So कोई भी आप ब्रांच से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका कोई भी आउटपुट टैक्स पेबल नहीं होना चाहिए.
तभी आप उसके कैश का बैलेंस को अपने दूसरे ब्रांच के कैश के बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो दिस इज वन चेंज. सेकेंडली दे हैव, दिस इज समथिंग जो अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल है. सेक्शन 49(12) जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का सेक्शन है 49, इन्होंने एक क्लॉज ऐड किया है. वो क्या बोलता है कि द गवर्नमेंट इन फ्यूचर कैन पुट अ कंडीशन on the utilization of input tax credit for the payment of output tax liability. मतलब आप समझिए कि अगर जैसा एक क्लॉज इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि आप 1% ऑफ द टोटल आउटपुट का पेमेंट आप क्रेडिट से, मतलब आपको कैश में करना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिक पर्सन्स की कंडीशन में फॉल करते हैं. दिस इज अ क्लॉज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो इन्होंने ये एक सेक्शन में ये चेंज किया है कि ये लोग इन फ्यूचर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आप कितना क्रेडिट से सेट ऑफ करते हैं उसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं. मतलब दे कैन से कि यार यू कैन नॉट सेट ऑफ 100% ऑफ योर आउटपुट टैक्स विथ योर क्रेडिट, you have to pay something in cash. So this is something that they have amended in the act. So now they have the power to put a restriction on this also. So these are the two major changes with respect to payment of tax. Now the third and the last, that are the major changes, the other major changes that are there with respect to GST, that we can I'll make you understand in the next the slides. So the major changes is with respect to the dates of availment of input as well as amendment in your GSTR 1. So अभी तक क्या होता था, अगर आपका साल 2020-21 खत्म हो गया है तो आप साल के 2020-21 की इनपुट का क्लेम अगले साल सितंबर तक ही ले सकते थे. तो इन्होंने क्या किया है कि इस सितंबर की जो आप सितंबर तक जो ले सकते थे इसको बढ़ाकर इस टाइम पीरियड को 30th day of November कर दिया है. So now we have 2 months more to claim that credit that we couldn't claim in that financial year. Again इन्होंने GSTR 1 जो आपकी जैसे जो फाइनेंशियल ईयर की होती थी उसके अंदर अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना पड़ता था तो वो भी 30th September तक ही आप कर पाते थे. So now they have extended that date also to 30th November, and similarly they have done these amendments with respect to the e-commerce entities who used to file the TCS returns, and with respect to the credit notes. So you can issue the credit notes of the financial year till the 30th November of the next financial year. So these are the changes with respect to dates. Now there are two more changes that are important. One changes with respect to the definition in the section of interest. So section 50 governs interest liability or the power to levy interest on taxpayers. So what they have done is they have changed the language of the section. So till now the section used to say that if you have reduced your output excessively by using ITC, then only you have to pay the interest. Now they have written that अगर आपने ITC को अवेल और यूटिलाइज भी कर लिया है ज्यादा, ITC को अवेल और यूटिलाइज भी ज्यादा कर लिया है तो भी आपको वो ITC को रिवर्स करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा. तो मतलब they have just changed the language of the section. Now one more change has been there with respect to the cancellation of registration. So in cancellation of registration पहले क्या होता था, 3 consecutive period तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था. अब इन्होंने क्या किया है कि 3 months उसको कर दिया है. तो इट्स लाइक पहले कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की डेफिनेशन के हिसाब से होता था, अब इन्होंने 3 months कर दिया है. तो ये एक बार देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द क्वार्टरली टैक्स पेयर्स एज वेल एज द मंथली टैक्स पेयर्स. So these are the changes that the budget has
with respect to the GST. There is a major changes, the broad changes that we need to take care. Another change that in the of is zero rated supplies. अगर आप SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को करते थे तो उस केस में क्या था कि पहले रेलेवेंट डेट जो है वो अलग से डिफाइंड नहीं थी. तो रेलेवेंट डेट क्या होता है मैं बता देता हूँ. रेलेवेंट डेट इज अ कॉन्सेप्ट कि आप किस दिन से आपकी रिफंड जो लेने का टाइम पीरियड है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, या लिमिटेशन मतलब आप कब से कब तक का रिफंड कितने टाइम पीरियड में लगा सकते हो. तो दैट इज द डेट जब से वो पीरियड चालू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलेवेंट डेट के 2 साल के अंदर ही आप रिफंड क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो. सो प्रीवियसली देयर वाज नो रेलेवेंट डेट स्पेसिफाइड फॉर द एक्सपोर्ट टू द SEZ यूनिट्स. तो अगर आप डोमेस्टिक से SEZ को माल बेच रहे हैं तो पहले उस केस में रेलेवेंट डेट स्पेसिफाइड नहीं थी. अब इन्होंने रेलेवेंट डेट उसकी स्पेसिफाई कर दी है कि जिस मंथ में आपने रिटर्न फाइल करी है उस मंथ की रिटर्न की डेट को रेलेवेंट डेट कहा जाएगा. तो उस महीने से आप 2 साल तक रिफंड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. तो दीज आर द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रिफंड आल्सो. Now this is the last part of the presentation, and I would welcome any questions that anybody have with respect to GST. Custom duty changes. So custom duty, so there are many changes with respect to customs in this budget. At least I think 50 odd pages have are in the memo of the finance bill. 50 pages are there with respect to the customs. So it is very broad, but we have only categorized 5 to 6 changes which are applicable from 2nd February only. So these are with respect to 3 sectors specifically. First is gems and jewelry, second is with the paper sector, and third is with the metal, that is iron and steel specifically. तो gems and jewelry में क्या चेंज हुआ है कि इमिटेशन ज्वेलरी पहले 20% उसके ऊपर BCD लगती थी. आज की डेट में अब बेसिकली उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है दैट इज BCD, वो 20% और 400 रुपीज पर kg whichever is higher लगेगी. So this is the change with respect to imitation jewelry. 2 changes with respect to diamonds is एक तो कट और पॉलिश डायमंड्स अगर आप पहले इंडिया में लाते थे तो 7.5% आपको कस्टम देना पड़ता था, अब 5% ही देना पड़ेगा. नेचुरल जेमस्टोन अगर आप लाते थे तो 7.5, वही उसके ऊपर भी 5% रेट कर दी गई है. ठीक है. पेपर के अंदर अगर आप पहले पेपर अगर वेस्ट और स्क्रैप इंडिया में आता था तो कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, अब 2.5% लग गई है. तो इससे पेपर के दाम बढ़ सकते हैं बिकॉज मेजर वेस्ट और स्क्रैप बाहर से आता है. तो दिस विल इफेक्ट ऑल्दो आई थिंक न्यूज़पेपर industry because the paper we feel that the paper would get a little costlier. Then metals में iron and steel का जो scrap है वो basically इसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज है, इसके अंदर जो ड्यूटी नहीं लगने का था उसको एक्सटेंड कर दिया इन्होंने 2023 तक. तो this is a welcome, this is a change that is positive. So these are the changes with respect to GST. Any questions anybody has? This is an open session for all. We request you, अगर किसी के पास भी कोई queries है, so we would love to answer them. अनुप्राव जी, हाँ सर. वो सेक्शन 38 में जैसे कहा ना कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तो जैसे मेरा राजस्थान के अंदर एक कंपनी है जिसका सेम पेन पे राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन है और महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है. बिल्कुल. मैंने यहाँ पर मान लो कि इंपोर्ट करने के टाइम में कैश पेमेंट करके और IGST और इंपोर्ट कर लिया. अब वो जो इंपोर्ट किया वो पेमेंट IGST, क्या मैं उस केस लेजर को शिफ्ट कर सकता हूँ महाराष्ट्र के IGST पे, GST नंबर पे? हाँ, अगर आपके पास कैश लेजर में अगर वो अमाउंट पड़ा है उधर तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ, वही कर रहा हूँ. जैसे मैंने इंपोर्ट किया राजस्थान की GST पे, राइट? हाँ, वो कर सकते हैं. मतलब ये पोर्टल पोर्टल पे पेमेंट करी, हाँ, GST पेमेंट करी है ना, अब पोर्टल पे वो शो हो गया, मान लीजिए ना पोर्टल पे आ गया, हमने इनपुट भी ले लिया, 3B में भी ओके हो गया, सब कुछ हो गया. अब मान लो कि मेरे को महाराष्ट्र की
जीएसटी नंबर पे कुछ बिजनेस करना है या वहाँ सेल करना है, वहां पर अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी या जीएसटी की लायबिलिटी आती है तो ये लेजर यहाँ से ट्रांसफर उसमें करके सेटअप कर सकता हूँ ना? हाँ, कैश लेजर से स्पेसिफिकली, क्रेडिट से नहीं, हाँ, कैश। कैश लेजर, ये कैश लेजर महाराष्ट्र की जीएसटी पे चला जाए और वहां पर जो मेरी लायबिलिटी बन गया आउटपुट लायबिलिटी, उससे उसका एडजस्ट हो जाए। हाँ, वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। ये पोर्टल पे भी मेरे हिसाब से अभी आई नहीं है फैसिलिटी, मतलब ये अमेंडमेंट हो ही गया है, तो आई जाएगी विद इन 5 days, 5 to 10 days आई थिंक। उसका स्पेसिफाइड कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आएगा, राइट? हाँ हाँ, नहीं, ये जो स्पेसिफिक सेक्शन है, ये तो अमेंड हो ही गया है, तो इसके अंदर कोई नोटिफाई करने की, ये नोटिफाई मतलब हो ही गया इन द सेंस, तो इसकी फैसिलिटी बस वो जो ट्रांसफर होगा कैसे पोर्टल पे, वो फैसिलिटी आने में अभी मेरे हिसाब से 5 से 7 दिन लगेंगे, तो जैसी वो आती है तब वी कैन ट्रांसफर। हाँ, करने में प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ। ठीक है। Anybody else, any questions? I think this is done from my side. I think we can start off with the income tax related changes in the budget. Meenakshi, hello. Thank you so much, sir, for enlightening us with the changes that has been there in the GST. It was a pleasure hearing you. Thank you. Now, Thank you, everybody. Since this was the GST amendments, now we are moving forward with the amendments that has been introduced in the income tax. Over to you, Naman sir. Hello. Thank you, Meenakshi. I'll just share my screen and then we'll take it ahead. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, great. So thank you, Anupra, for taking us through GST amendments. Very important regarding the input credit. So what we understand is typically whatever the portal is throwing up, we need to understand. We need to take care. We need to take credit from there only. That's the only recourse for input tax credit. Otherwise, everything else would be a problem. Now we move towards an income tax amendment. Income tax amendment में जो कुछ amendment आए थे, I and Naman Malu will take it. I will take the first part of it, and then Naman will take the first part, which is a virtual digital asset, जो कि काफी important क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो पॉइंट आया है वो I will take like this virtual digital asset taxation, and rest Naman Malu will take. But obviously जब भी बजट आता है, the first question is कि भाई स्लैब रेट में कोई चीज चेंज हुई है क्या, कि कोई भी चीज हमारे स्लैब रेट के अंदर चेंज हुई है क्या. सो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज इन स्लैब रेट एंड डिडक्शंस. कोई नया नहीं आया है, कोई एटलीस्ट रिड्यूस नहीं हुआ है. इस चीज पे हम खुशी मना सकते हैं कि एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कोई स्लैब रेट नीचे हो गई है या डिडक्शन हमारे कम हो गए हैं, वो नहीं है. सो for general people or a middle class watching the budget only for income tax slab announcement, it is like that Jethalal who is always left outside. Is tarah ka, there is no change in slab rate and deduction. Now, yes, obviously there was some reduction. There were caps, some relief was there, which was on the long-term capital gains covered under 112. तो पिछले बजट के अंदर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो सरचार्ज था फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on shares and long term capital gain on shares, वो सब पे कैप लगी थी सरचार्ज. Our surcharge is still 37%, so it's so high. उस पे कैप आ गई थी कि 15% से ऊपर नहीं लगेगा. So that was a very good thing for beneficial for high net worth individual. However, now the surcharge has also been capped at 15% for other long term capital gains as well. तो यहाँ पे कैप हो गया है. अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनको 15% से ज्यादा सरचार्ज लग रहा था, बिकॉज देयर आर वेराइटी ऑफ सरचार्जेस, ओके, एट अ ग्रेजुअल मैनर, 1 करोड़ 10 करोड़ इनके ऊपर 50 लाख से ऊपर, तो वो हमारा ये सिर्फ अब नाउ फॉर लॉन्ग टर्म, ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर एंड डिविडेंड, वहां पे वो 15% कैप हो जाएगा.
So this is one major relief, I would say, just जो कैपिटल गेन्स को बढ़ावा देने के लिए कि इस पे सरचार्ज कम हो, ये एक मेजर रिलीफ है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 18.5% से 15% हमारा एक ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स हो गया है, टू ब्रिंग इन लाइन विथ ऑल अदर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्सेस। सरचार्ज भी जो कोऑपरेटिव में थे, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच की इनकम है तो उनको 12% से 7% कर दिया है, जो भी एक टीपी में बेनिफिट लेती है वो कोऑपरेटिव के अंदर। सो दोज आर नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, दैट वुड रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो this is one of the reduction which is there. Now coming to the most important part of I would say the budget this year, अगर singular handedly बोले, जिसकी expectations भी थी, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि यार ये क्रिप्टो पे कुछ नहीं आ रहा है, कहीं चीजें नहीं आ रही है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन, ऐसा नहीं है इट्स अ टैक्सेशन और क्रिप्टोग्राफी करेंसी स्पेसिफिकली, दिस इज अ वेरी ब्रॉड बेस्ड वन, और बहुत ही ब्रॉडली इसको ड्राफ्ट किया गया है। इसके जो ड्राफ्टिंग के सेक्शन है वो जनरली जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक बिल है उससे लिया गया है। सो यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड बेस्ड थिंग। नाउ व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल असेट? एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जब पहले दिन से आया था, जब से ही लोगों में बहुत चल रहा है, क्या इसकी टैक्सेबिलिटी ने इसको लीगल बना दिया है? इज द क्रिप्टो करेंसी लीगल नाउ इन इंडिया? ये क्वेश्चंस बहुत जगह और बहुत सब न्यूज वालों ने भी फ्लैश करा था कि नाउ इट हैज बिकम लीगल सैंटिटी मिल गई है इसको। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, टैक्सेशन से लीगल सैंटिटी का कोई रिलेशन नहीं है। यू विल ऑल्सो टैक्स द इलीगल इनकम। तो टैक्सेबिलिटी से कोई सैंटिटी नहीं मिली है, लीगल सैंटिटी की क्योंकि क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया गया है या वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स लगा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लीगल ब्लेसिंग मिल गई है। दैट इज स्टिल बी that would still be seen in the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill, जो कि ये बिल पेंडिंग पड़ा है, the cryptocurrency and the regulation of official digital currency bill। ये बिल में, और इसका जो बिल का फर्स्ट वर्जन आया था, दैट बिल ने तो बंद ही कर दिया था कि प्राइवेट करेंसी को they would restrict the private currency, that private currency will not be there। नाउ जो सेकंड आया है बिल, इसका अमेंडेड वर्जन, जिसमें बोला गया कि दे विल अलाउ, वो अभी पब्लिक के अंदर नहीं है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हाउ मच दे विल अलाउ, वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम इनकम टैक्स बोल रही है, व्हाई शुड वी मिस द फन? तो एटलीस्ट वी शुड गेट टैक्स 30% आउट ऑफ इट। तो इन्होंने एक हायर रेट पे इसको रखा है। वर्ल्ड ओवर जो दूसरी कंट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर, उसके अंदर फ्रॉम 0 to 37% में इसकी रेंज है। किसी कंट्रीज ने इसमें करेंसी मानते हुए किया है, किसी कंट्री ने, पर 30% की जो बेस रेट है जो हमारी कंट्री में, उतनी हाई रेट कहीं भी नहीं है। So income from sale of virtual digital assets such as currency, NFT would be taxed at flat 30%. 30% पे flat tax rate है। Income will be calculated at sales consideration less cost of acquisition। अभी ये बताया नहीं गया है what is sales consideration, what is cost of acquisition। Maybe इसके लिए कुछ rules notify होंगे, but इतनी चीज clear है कि allowed as deduction, और उसके अलावा cost of acquisition जो कि acquire करने की direct cost है, उसके अलावा no other expenses would be allowed। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है, डायरेक्ट जो एक्विजिशन की कॉस्ट है वही अलाउ होगा। अगर सपोज आपको लगता है कि आपने 2 जने बैठा लिए और वो आपके बिहाफ पे क्रिप्टो का काम कर रहे हैं एंड रेगुलरली वो देख रहे हैं, तो क्या आप उनकी सैलरी को डिडक्शन में ले सकते हैं? नहीं। उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ जो भी आपने क्रिप्टो खरीदने में एक डायरेक्ट कॉस्ट है, आप वो ही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और कॉस्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, whether if I regularly trade in cryptocurrency, will it my business income? Will it be my business income? तो ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कैपिटल एसेट है, ये अगर मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ तो मैं तो बिजनेस में ले लूंगा, फिर मैं सारे खर्चे ले लूंगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। If we see the definition, it says virtual digital asset. It does not say virtual digital capital asset. So चाहे आपकी कोई भी asset हो, चाहे आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, that will still be covered। ये अपने आप में एक कोड हो गया, ये अपने आप में एक designated कोड हो गया, इसी के अंदर सारा virtual digital asset आएगा। अब इन्होंने और क्या क्या चीजें करी हैं रिस्ट्रिक्शन करने के लिए। इसका जो लॉस है
क्रिप्टो से जो लॉस है वो कोई और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। जो कोई और इनकम का लॉस है वो क्रिप्टो की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, दोनों वाइस वर्सा। तो कहीं भी आपने लॉस करा है वो दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, जो दूसरी इनकम का लॉस है वो क्रिप्टो की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। इवन फॉर दैट मैटर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। आपने इस साल में क्रिप्टो में लॉस कर लिया, अगले साल में प्रॉफिट है तो वो लॉस उसी साल में छूट जाएगा, पीछे आगे नहीं जाएगा। सो ऑल योर प्रॉफिट्स आर गवर्नमेंट प्रॉफिट्स, ऑल योर लॉसेस आर योर ओन लॉसेस। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा है, जैसा कि हमने ये वर्चुअल डिजिटल असेट में देखा। 1/4/22 से ये एप्लीकेबल है, हेंस टैक्सेबिलिटी ऑफ डिजिटल असेट इज स्टिल ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अभी FY 21-22 के अंदर तो अभी भी ये टैक्सेबिलिटी ओपन है। कई लोगों ने इसको कैपिटल असेट माना है, कई लोगों ने इसको करेंसी मानते हुए लिया है, कई लोग इसको बिजनेस इनकम मान रहे हैं। whatever you do, अभी ये ओपन है एंड दिस विल बी ऑब्वियसली ऐसा 100% होगा अगले साल की क्रिप्टो की भी अलग से इनकम के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में अलग से कॉलम आ जाएगा। जो कंपनीज हैं, कंपनी में तो आ ही चुका है शेड्यूल के अंदर कि अगर आपने ऐसे कोई क्रिप्टोग्राफिक ऐसा कुछ किया तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, तो ये शेड्यूल ये ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न में भी आ जाएगा। इन्होंने एक और चीज करी है, अगर आप आज के रोज में किसी को गिफ्ट करते क्रिप्टो तो दैट वाज नॉट कंसिडर्ड इन अ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जाकि वो अदर इनकम में टैक्सेबल होता, ये 56(2)(10) के अंदर एज अ गिफ्ट टैक्सेबल होता। उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये वर्चुअल डिजिटल एसेट को डाल दिया गया है। क्योंकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट को डाल दिया गया है, इसके अगर किसी को गिफ्ट भी दिया जाएगा 50,000 से ऊपर, ऑब्वियसली अदर कंडीशन नॉन रिलेटिव वगैरह ये सारी अगर वो कंडीशंस मीट होती है सो तो ये एज अ गिफ्ट भी टैक्स हो सकता है। करंटली इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे वो चीज टैक्स हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट क्रिप्टो। इसके अंदर एक आध चीजें और इंफॉर्मेशन है जिसको हम देख सकते हैं। ये और वर्चुअल डिजिटल असेट मींस एनी इंफॉर्मेशन, इनका मीनिंग क्या है? नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, it says any information or code or number or token not being an Indian currency or a foreign currency। और यहाँ पे एक बड़ा ही, जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनली तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकली, ये बोलता है नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी और अ फॉरेन करेंसी। अब एक छोटी सी कंट्री है एल सल्वाडोर करके, उस कंट्री ने अपनी बिटकॉइन को अपनी लीगल टेंडर मान लिया है कि आप यहाँ पे बिटकॉइन से ट्रेड कर सकते हैं। इफ दे हैव कंसिडर्ड दिस एज अ करेंसी, can we say that Bitcoin is a foreign currency and therefore excluded from not being Indian currency or foreign currency? क्योंकि यहाँ से एक्सक्लूजन हो जाएगा, तब वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को भी कुछ ओपिनियन है तो इसमें जरा चैट पे लिख दीजिए कि क्या हम ये बोल सकते हैं बिकॉज उस कंट्री ने एक्सेप्ट कर ली है इसको एज देयर ओन करेंसी, कैन वी से that this is a foreign currency and therefore not considered as a part of virtual digital asset, and virtual digital asset नहीं है तो आप बिटकॉइन आराम से करिए, पता नहीं क्या होगा उसका। तो ये भी एक ओपिनियन, ये भी एक थॉट प्रोसेस जो हम इंटरनली डिस्कस कर रहे थे निकल के आ रहा था। बट इफ वी रीड दिस डेफिनेशन इट अपीयर्स कि शायद किसी और कंट्री के कोई दूसरे कॉइन को एक्सेप्ट करने से टेंडर जरूरी नहीं है वो फॉरेन करेंसी बन जाए। Okay, so therefore I still believe that Bitcoin and all will be part of this virtual digital asset. दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है इसके अंदर, एक हम अगेन डिस्कस करते करते कि जैसे मान लीजिए बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, मान लीजिए मैंने लाइफस्टाइल में जाके बहुत सारी शॉपिंग करी और मुझे 50,000 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये 50,000 पॉइंट्स मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, वर्चुअल डिजिटल असेट, ये तो यार वर्चुअल डिजिटल असेट हो गया एंड देयरफॉर यू नो वी आर नॉट, दिस कुड आल्सो बी कम इनटू टैक्स नेट, और ये होना चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे। बट इसके लिए मुझे लगता है दो नेगेटिव पॉइंट्स है। एक तो बोलता है जनरेटेड cryptographic means or otherwise, so it is not generated through cryptographic means or somewhere related to cryptographic means। ये तो मैं शॉपिंग गया, मैंने पॉइंट जनरेट हो गए, तो देयरफॉर आइडियली वो लाइफस्टाइल या शॉपर शॉप के पॉइंट्स है, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं सोडेक्सो के पॉइंट्स वगैरह, ये सब इसके अंदर नहीं आने चाहिए। दूसरा, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं और यहाँ की कैटेगरी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, दोज आर नॉन ट्रांसफरेबल। इसके लिए आई थिंक वो वर्चुअल डिजिटल असेट के का पार्ट नहीं होंगे इस तरह के जो शॉपिंग वाले पॉइंट्स होते हैं।
एक और चीज क्योंकि ये नया आ रहा था नॉन फंजिबल टोकन वगैरह, वो सब भी उन्होंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। सो ये जो भी है इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा है क्रिप्टोग्राफिक करेंसी और एनीथिंग, बिकॉज नहीं तो फिर नैरो हो जाता। बाय एनीथिंग जनरेटेड, आप कल को कुछ भी आने वाला है जनरेटेड टू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज, वो सारी चीज आ जाएगी। अब एक और आरबीआई ने जो हमको बोला ना, आरबीआई भी डिजिटल बोले, हम भी बना लेंगे एक डिजिटल करेंसी। डू यू थिंक दिस डिजिटल करेंसी विल आल्सो फॉल अंडर वर्चुअल डिजिटल असेट? आप लोगों को क्या लगता है कि ये वर्चुअल डिजिटल असेट में ये जो आरबीआई भी अपनी करेंसी लेकर आएगी, वो भी क्या इसमें शामिल होगा क्या? एनी थॉट्स ऑन दैट, मे बी यस और नो, कि यार वर्चुअल डिजिटल एसेट में वेदर दिस वुड बी आरबीआई की जो करेंसी है डिजिटल करेंसी, वो भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो भी क्रिप्टोग्राफिक मीन से होगी, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन कोड और नंबर ऑफ टोकन होगा। तो हमको क्या लगता है आज के रोज में तो हो सकता है वो आ जाए, बट जिस दिन वो करेंसी आएगी उसको इंडियन करेंसी नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑब्वियसली, अदरवाइज कैसे आप उस पर काम करोगे? सो द मोमेंट इट विल बी नोटिफाइड एज इंडियन करेंसी, इट विल बी आउट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट और हम इसको नॉर्मल करेंसी की तरह मानेंगे। So therefore, it's a very important thing to understand this transaction as virtual digital. क्या meaning है इसका? What is these words? And then accordingly to be taken care. फिर ऑब्वियसली जहां पे इनकम आती है वहां पे टीडीएस भी आ जाता है, क्योंकि नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा एक आया है, ये बोलते हैं फॉर परचेस ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो भी ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर ही जो भी होगा उसका टीडीएस काट लेगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हु विल डिडक्ट दिस टीडीएस, ठीक है, ये टीडीएस काटेगा कौन? क्योंकि मैंने अगर परचेस करा तो मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा ट्रांसफर ही तो मुझे पता ही नहीं, अनजान आदमी है, बिकॉज मैं तो खाली वजीरेक्स से, क्रिप्टो से, यहाँ सब जगह से, जो भी है दूसरी प्लेटफॉर्म है यहाँ से ले रहा हूँ। सो विल आई डिडक्ट टीडीएस ऑन दिस पोर्टल और आई डिडक्ट टीडीएस ऑन whom I have purchased it? मुझे पता ही नहीं है, सेलर की आइडेंटिटी अननोन है, because the identity of seller is not known. I think ये पोर्टल या इस तरह की ही चीजें हमारा टीडीएस काटेंगी। इसमें थोड़ी अगर क्लैरिटी आ जाएंगी तो बेटर रहेगा, बिकॉज अदरवाइज मैं तो किसी का भी टीडीएस एज एन इंडिविजुअल आई कैन नॉट डिडक्ट टीडीएस फॉर समवन हु इज अननोन, बिकॉज आई एम जस्ट परचेजिंग फ्रॉम whom I am just purchasing from my portal, intermediary portal. कायदे से यही होगा कि, और ये 1 जुलाई से होना है, जब तक ये शायद क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो पोर्टल है जो कि परचेज एंड सेल में फैसिलिटेट कर रहा है आपको, ओके, वो फैसिलिटेट करते वक्त आपकी टीडीएस काटेगा एंड 1% टीडीएस कटेगा। इसमें ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन है, और इससे हमारा कंफ्यूजन और बढ़ता है, क्योंकि देखिए स्पेसिफाइड पर्सन क्या है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी सेल्स या 1 करोड़ से कम हो, या जिसकी प्रोफेशन से इनकम 50 लाख से कम हो, प्रोफेशन से टर्नओवर 50 लाख से कम हो, वो जना स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर होगा, और या फिर जो इंडिविजुअल और एचयूएफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रहा हो। सो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी सेल्स कम हो और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा हो, ये सिचुएशन के अंदर दीज पीपल विल क्लासिफाइड अंडर स्पेसिफाइड पर्सन। तो इफ यू आर अ स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, सैलरी कमा रहे हो, तो आप पे टीडीएस जब भी कटेगा जब आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे, ओके। एंड इफ यू आर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, मान लीजिए आप कंपनी है, तो आप पे टीडीएस अगर 10,000 से कट जाएगा। सो इनके लिए लोअर थ्रेशोल्ड है, जो कि बड़े जने जो कि बिजनेस कर रहे हैं या 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर वगैरह है, कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, फर्म्स हैं, उन सबके लिए एक छोटी थ्रेशोल्ड है, क्योंकि 10,000 से ऊपर आते ही आप पे टीडीएस कटना चालू हो जाएगा, या आप टीडीएस काटना चालू कर देंगे, और बाकी लोग 50,000 से ऊपर आएगा तो ये थ्रेशोल्ड और ये कैसे चलेगा, ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट नो। मैं एग्जैक्टली जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मुझे पता है कि मैं किससे बाय कर रहा हूँ, लेकिन मैं शेयर खरीदता हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं तो 100 शेयर लगा देता हूँ जो आ जाते हैं, जिसके आ जाते हैं। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि ये सेक्शन 194S जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कैसे वर्क करेगा। कहीं इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह जरूर से आएंगे। सो ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन है। ये पीपीटीज आपके साथ शेयर हो जाएंगे, यू कैन गो थ्रू दैट पीपीटी। ऑब्वियसली क्रिप्टो इन्वेस्टर एग्रीगेटर को बड़ा लगा कि यार ये तो बहुत बकवास है, अब ये चीज नहीं होगी, बट हमने देखा जैसे ही, और आज अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर आप ये देखेंगे कि सडनली इन सब में क्रिप्टो में ट्रेडिंग और क्रिप्टो के नए अकाउंट खुलने
ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज लोगों को लगा लेजिटिमाइज हो गया है अभी, और लेजिटिमाइज हो गया है तो जितने अकाउंट खोल लो उतने बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है। वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि लेजिटिमाइज अभी भी नहीं हुआ है, एंड लेजिटिमेसी सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी वाले बिल से आएगी। So that is on the crypto side. Any questions till now ये cryptography पे, या any question on virtual digital asset? I am happy to answer. The next portion will be taken by Naman Mal. Any question on this? किसी का क्रिप्टो पे क्वेश्चन है तो चैट पे भी डाल सकते हैं, या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। Sir, my question on the same is, since on crypto there are more rooms for speculation and अभी भी इतना clarity नहीं है, so this crypto would be treated as lottery income, kind of लॉटरी lottery. इनकम नहीं, इसके लिए अलग से सेक्शन लिया है जो 150 BBH है। दिस इज अकीन टू दैट, उतना परसेंटेज ही हो रहा है तो लॉटरी की इनकम, बट दिस इज अ सेपरेट इनकम। ये सेपरेट इनकम हेड है, सेपरेट इसको असेट माना गया है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, उसको एक सेपरेट असेट क्लास किया गया है, कहीं भी उसको शामिल नहीं किया गया है, किसी और इनकम से जोड़ा नहीं गया है, इसका एक पूरा सेपरेट कोड ही है ऑल टुगेदर। Okay sir, ठीक है, thank you. Any questions anybody has? किसी को अनम्यूट करना है तो अभी अनम्यूट कर सकते हैं, क्रिप्टो में जो रेगुलरली डील कर रहे हैं। Hello. हेलो, Sir. My question is that whether brokerage income is considered as cost of acquisition then or not? brokerage, it is not defined, but ideally when you are paying brokerage, ideally it should be part of the cost of consideration. Okay, because उसके बिना आप वो काम नहीं कर पाएंगे. So I think that should be part of cost of acquisition. Okay, sir. Thank you. So let's move forward. Naman, will you share or should I keep sharing over here? I'll try to share. अगर हो जाता है तो just let me try. I have to stop share then. अच्छा, हाँ आप एक बार stop कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ. You can try. Yeah. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, anything, please do chat box में लिख दीजिए. So we may take this up. Is my screen visible? Your screen नहीं, it's No. not. Okay. I'll share it again. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर दीजिए. Now I can see your screen. Okay. थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से शायद आ रहा होगा. विजिबल है? मतलब I can't, मतलब it is writing started screen sharing, but. Okay. अभी? हाँ, we can see it now. आ रहा है ना? Please go ahead. Yeah, thank you. So thank you Anuprav and Naman Shrimal for providing your grateful insights and your knowledge about the अभी तक जितने बजट में चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग. अब मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि क्या क्या और चेंजेस आए हैं या और कौन से चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड, वो हम बात कर लेंगे इसके अगेंस्ट. बट अभी तक जितना मैंने बजट सुना उसके में खाली मेरे को एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का ही एक नया पॉइंट दिखा. बाकी मेरे को यही लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है अभी तक बजट में, वो खाली यही किया है कि जो उनके पुराने गलतियां थी या पुरानी चीजें थी उनको बस ठीक कर रहे हैं वो इस बजट में, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है. और जो अभी भी हम इनकम टैक्स में भी आगे प्रोविजंस देखेंगे उसमें हमको यही दिखेगा, या तो छोटा मोटा कोई चेंज किया है या फिर ऐसी चीजें की हैं जो उनकी कुछ गलतियां थी या कोई केस जजमेंट से उनको बस सुधारा है. हम लास्ट 2 बजट से यही देख रहे हैं कि जो भी केस लॉस थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको बदल के बस लॉ चेंज कर देते हैं ताकि वो जजमेंट हट जाए. जैसे कि हमने देखा पीएफ के ऊपर जजमेंट था वो उन्होंने चेंज कर दिया, नया ला दिया. वैसे ही अब हम देखते हैं आगे बजट में इन्होंने इस बार क्या चेंज किए हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस प्रोविजन से. इसमें हम देखेंगे 2 सेक्शन लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, एक 206 AB और एक 206 CCA. ये 2 चीजें ये लोग लेके आए थे. इसके अंदर सेक्शन का जो एक बेसिक मतलब था वो मैं बता देता हूँ अभी आपको. इसमें सॉरी एक सेकंड, ये सेक्शन इसलिए लाया गया था कि अगर मान लेते किसी के पास पैन नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि उनका हायर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था. उसके अंदर अलग अलग रेट्स डिफाइन की गई थी, एक टीडीएस के लिए था और एक टीसीएस के लिए था. अब इन्होंने क्या कर दिया इसके रिगार्डिंग, इन्होंने ये कह दिया इसके अंदर कंडीशन ये थी कि हायर टीडीएस उनका डिडक्ट किया जाएगा जिनका या तो उन्होंने लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं भरा है, फॉर बोथ द ईयर्स था कंडीशन, दोनों साल का नहीं भरा होना चाहिए, और साथ के साथ उनका 50,000 से ऊपर का टीडीएस कटा होना चाहिए उन सालों के अंदर.
तो वैसे अगर कोई लोग होंगे तो फिर उन लोगों के ऊपर अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हैं जिसपे टीडीएस कटना चाहिए तो आप उसके ऊपर हायर रेट पे टीडीएस कट करेंगे, जिनकी अलग अलग रेट्स थी, 5%, डबल ऑफ द टीडीएस रेट, ऐसे अलग अलग टीडीएस की रेट्स थी। अब उसके अंदर जो कंडीशन थी 2 साल के टीडीएस रिटर्न या 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देखने की, उस कंडीशन को चेंज करके उन्होंने 1 साल कर दिया है। मतलब कि अगर आपका 1 साल का भी उस पर्सन ने रिटर्न नहीं भरा होगा तो भी आपको उसका तो भी आपको उसका टीडीएस हायर रेट पे कट करना होगा। तो अगर किसी पर्सन ने 1 साल का भी नहीं भरा है रिटर्न तो भी आपको उसका हायर रेट पे टीडीएस कट करना। और ये आप चेक कहाँ कर सकते हैं, इनसाइट करके एक वेबसाइट है इनकम टैक्स की, वहां पे आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन को एलिजिबल है या नहीं है, वो लायबल है या नहीं है हायर टीडीएस कट करने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने एक चेंज किया है कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ लिस्ट इन्होंने दी थी, उसमें लिस्ट में 2-3 सेक्शन और जोड़ दिए हैं जो 194IA है, 194IB है और 194M है। ये सारे के सारे जो सेक्शन है ये ऐसे सेक्शन है जहां पे एक इंडिविजुअल को या एचयूएफ को अपने पैन से टीडीएस करना है या और भी कोई एसएससी को अपने पैन के बेस पे टीडीएस कट करना था, जहां पे 10 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, टैक्स डिडक्शन नंबर की जहां कोई रिक्वायरमेंट थी, वहां पे इन्होंने वो 3 सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया था, ओके, सो नेक्स्ट अमेंडमेंट एक इन्होंने किया है 194IA सेक्शन के अंदर, जो हमको पता है कि अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं कोई 50 लाख से ऊपर तो हमको उसके अंदर टीडीएस कट करना था 1% के ऊपर। अब इसमें गवर्नमेंट को इशू क्या आ रहा था कि अब आज हम बात करते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जाते हैं तो हमको डीएलसी वैल्यू देखनी होती है उस प्रॉपर्टी की। डीएलसी वैल्यू के बेस पे आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो परचेज कर रहा है या जो सेल कर रहा है दोनों को डीएलसी रेट में अगर फर्क है और जो प्राइस पे वो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं अगर उन दोनों में एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर का डिफरेंस है तो दोनों सेलर और बायर को डीएलसी वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। बट आज भी जो टीडीएस का प्रोविजन था वो तो यही कहता था कि जो कंसीडरेशन आप पे कर रहे हैं उसका 1% आप टीडीएस कट करेंगे। पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, टीडीएस के प्रोविजन में भी ये चेंज कर दिया है कि अगर आप डीएलसी और आपका जो कंसीडरेशन है उन दोनों में से जो भी हायर होगा, व्हिचएवर इज हायर, उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना है और उसी के ऊपर जमा कराना है। अब इन्होंने जब ये प्रोविजन लाया अमेंडमेंट के अंदर, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम लोग ये कर रहे हैं ताकि जो 43C और जो 50C सेक्शन है जो बोलता है कि आपको डीएलसी रेट पे टैक्स देना है, उसके लाइन में ये प्रोविजन आ जाए 194IA का, इसके लिए हमने ये किया है। बट आज अगर हम ये देखेंगे तो ये बिल्कुल भी उसके लाइन में नहीं आया है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 50C के अंदर ये कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर 50C के अंदर अगर आपका डीएलसी वैल्यू और कंसीडरेशन के अंदर सिर्फ 10% का अंतर है तो आप सेल कंसीडरेशन जो एक्चुअली में आपको रिसीव हुई है अगर वो डीएलसी से 10% कम भी है तो भी आप उसको दिखा के अपना रिटर्न भर सकते हैं और आपको डीएलसी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। बट जब इन्होंने ये चेंज 194IA में किया तो उसमें इन्होंने ये जो 10% का मार्जिन था वो दिया नहीं, तो इससे इशू क्या क्या आएंगे हमको वो समझना पड़ेगा। इससे नंबर 1 इशू तो पहले ये आएगा कि आज मान लो मैं किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है मैं जो खरीद रहा हूँ वो 95 लाख में खरीद रहा हूँ और प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। आज इसके अंदर 5% का डिफरेंस है केवल, तो मैं अपने जब रिटर्न जब सामने वाला पर्सन भी इसका रिटर्न भरेगा तो वो भर देगा कि मैंने 95 लाख में बेचा और उसके हिसाब से कैपिटल गेन भर देगा। बट क्योंकि ये प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट आ गया, अब मैं तो जो टीडीएस कट करूंगा मैं करूंगा 1 करोड़ के ऊपर। आज मैं उसका 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस कट कर रहा हूँ और जमा करा रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि अब गवर्नमेंट को ये दिखेगा 26AS को वो हर जगह मिला रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये दिखेगा 26AS में सेल कंसीडरेशन दिख रही है 1 करोड़, जबकि वो सामने वाली पार्टी जो सेल कर रही है वो बोलेगी मैं 95 लाख में ही सेल कर रही हूँ और ये डिफरेंस सीधा 5 लाख का डिफरेंस आएगा जो सीधा सीधा आपको नोटिस देगा इनकम टैक्स की तरफ से कि भाई आपने 5 लाख की इनकम उनको नहीं दिखाई, इसके ऊपर टैक्स भरो नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है हम दोनों के बीच का डिफरेंस कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये खुद ही नोटिस बढ़ा रहे हैं। तो अब इसके अंदर कोई रिलीफ आता है नहीं आता, क्योंकि ये अभी बिल फॉर्म में है, तो हम सोच सकते हैं कि आगे चल के शायद जब तक ये एक्ट बनेगा तब तक इसमें चेंज आ जाए, तो जब फाइनल एक्ट आएगा तब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर। तो ये 194R का सेक्शन आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन को कोई बेनिफिट या परक्विजिट देता है अगर, और उसकी अमाउंट वैल्यू मोर देन 20,000 होती है, भले ये कैश का हो या भले ये काइंड में हो, किसी भी तरीके से हो, पर अगर आप दे रहे हो इस चीज के लिए किसी पर्सन को बेनिफिट या परक्विजिट, तो उस केस के अंदर आपको इसके ऊपर टीडीएस कट करना है एट 10%।
अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रोविजन लगता किन पे है, ये लग उन पे रहा है कोई भी पर्सन ट्रांसफरर अगर ट्रांसफरी को दे रहा है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के हिसाब से, तो उस केस में ये लगेगा। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे, अब इसमें एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगा आपको ये प्रोविजन। आज मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसको एक फार्मा कंपनी ये बोलती है कि भाई आप हमारी दवाइयां जितने लोगों को रेकमेंड करेंगे, जो भी होगा रिकमेंडेशन, उसके हिसाब से हम आपको कमीशन के रूप में हम आपको मान लेते हैं कहीं का ट्रिप दे देंगे फ्री में आउट ऑफ इंडिया का। या फिर हम मान लेते हैं एक टीवी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बोलता है कि भाई आप अगर हमारी शोरूम वाले को बोलता है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बोलता है कि अगर आप हमारी इतनी यूनिट्स बेचेंगे तो हम आपको एक गाड़ी फ्री में गिफ्ट दे देंगे। तो ये जो गिफ्ट्स और बेनिफिट होता था, ये कमीशन में क्वालिटी थी। जो टीवी की कंपनियां होती थी वो लोग करती थी कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और हमने इसको एडवर्टाइज करने के लिए हमारा खर्चा हो गया है। तो इसमें दिक्कत ये होती थी कि भाई एक तो इन्होंने खर्चा भी क्लेम कर लिया और सामने किसी ने इसको इनकम भी नहीं दिखाई अपनी। और कायदे से 28 सेक्शन में इसका ऑलरेडी इंक्लूडेड था, जहां लिखा था कि अगर आपको ऐसा बेनिफिट या परक्विजिट कमा रहे हैं कहीं से, तो इसको आपको अपनी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम दिखानी है। बट कोई इसको दिखाता नहीं था, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसी गिफ्ट्स काइंड में मिलती थी जो मनी फॉर्म में नहीं होती थी, तो उस केस में ये इनकम बच जाती थी टैक्स होने से। बट अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई पकड़ना तो है हमको किसी तरीके से, तो उन्होंने इसका टीडीएस लेके आ गए कि अगर आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो 20,000 से ऊपर के, तो उसके ऊपर आपको 10% टीडीएस कट करना पड़ेगा। और जैसे ये टीडीएस कट होगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई ये टीडीएस कट है, मतलब ये इनकम कहीं ना कहीं बाकी है जो हमको टैक्स करनी है। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि मान लो आज कई एलआईसी के एजेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर और भी कई जगहों के ऐसे बेनिफिट होते हैं जो आप इंडिविजुअल की तरह कमा रहे होते हैं, बट आप इसको बिजनेस नहीं मानते क्योंकि आप इसको साइड इनकम की तरह चला रहे होते हैं। अब होगा क्या कि अब मान लेते हैं वो तो टीडीएस कट कर देंगे बिजनेस वाले कि भाई ये समझ के कि हमको तो टीडीएस कट करना है वरना हमारा डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस, और वो इसको दिखा देंगे अपने फॉर्म 26Q में। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो मेरी इनकम ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने खाली काइंड में कमा लिया, मेरे को तो काइंड में मिला। जैसे मान लेते हैं आज मेरे को किसी ने एक कार दे दी गिफ्ट में, क्योंकि मैंने उसका कोई टारगेट पूरा कर दिया। अब क्योंकि मुझे कार मिली है, तो एक तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस इनकम नहीं है। अदर सोर्सेज में ये आ नहीं सकती क्योंकि एसेट के डेफिनेशन में कार कवर नहीं होती, तो मैं तो इसको दिखाऊंगा नहीं अपने इनकम के अंदर। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि गवर्नमेंट मेरे को नोटिस भेजेगी कि भाई आपका टीडीएस इतना कटा है, तो आप हमको ये इनकम दिखाओ, ये आपको इनकम आई कहाँ से। और अगर आप ये इनकम दिखाने चले जाएंगे अपने रिटर्न में, तो उसके ऊपर टैक्स और लग जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है या थोड़ा सा इशू है जो हमको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा, कैसे इनका टीडीएस कटेगा और कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी आगे चल के आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो है 194R के अंदर ही डेफिनेशन है कि भाई इसके अंदर कवर कौन कौन होगा और क्या क्या चीजें कवर होगी। तो अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी सेक्शन ये कहता है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें क्वेश्चन यही उठेगा कि अगर आज मान लो मैं अपने किसी कस्टमर को बोलता हूँ कि अगर आप इतने अमाउंट का सामान मेरे से लोगे तो मैं आपको एक एक्टिवा फ्री दे दूंगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कस्टमर तो अपना बिजनेस नहीं चला रहा, वो तो मेरे से नॉर्मली सामान खरीदने आया था और मैंने उसको इतना एक्स अमाउंट का एक गिफ्ट दे दिया, तो क्या मैं इसमें फॉल करूंगा या नहीं करूंगा? तो हमारे हिसाब से तो इसमें फॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना बिजनेस नहीं चला रहा, वो तो मेरा कस्टमर था जिसको मैंने वो बेनिफिट दे दिया। तो इसलिए अब ये कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर कुछ आएगा तो उससे शायद और चीजें क्लियर होगी, क्योंकि वो इंसान कभी भी इसको अपने बिजनेस प्रोफेशन में नहीं दिखाएगा। इनका जो मेमोरेंडम अगर आप पढ़ेंगे जब आया था, तो उसमें भी यही कहा गया है कि भाई हमको इस सेक्शन के द्वारा उन लोगों को पकड़ना है जो लोग आज तक अपनी ऐसी बेनिफिट्स और परक्विजिट को बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं दिखा रहे थे, हमको ऐसे लोगों को कैच करना है इस टीडीएस प्रोविजन के द्वारा। तो अब हमें देखना पड़ेगा और कोई क्लैरिफिकेशन अगर इस पे आता है तो आगे हमें और पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। आज तक हम ओरिजिनल रिटर्न भर चुके हैं, आज तक हम बिलेटेड रिटर्न भर चुके हैं, रिवाइज रिटर्न भी भर चुके हैं, रेक्टिव Naman, you are on Sir? mute. Naman, you are on mute. Sir, Naman sir, can you hear us? I think there was some issue. कुछ अपने फायदे का काम कर दिया है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो Naman, you were on mute. You were on mute. Okay. अभी ठीक है, we can listen to you. हाँ, but when you started the introduction of updated return, उसके बाद से आप mute पे थे. ठीक है, मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ।
थैंक यू सर। रिवाइज रिटर्न भरा हमने, रेक्टिफाइड रिटर्न भी भर दिया है। अब गवर्नमेंट लेके आई है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि हम लोग इससे लिटिगेशन या असेसमेंट रिड्यूस करना चाहते हैं, बट हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली में हमारी भलाई के लिए या फिर गवर्नमेंट की भलाई के लिए, ताकि उनको और टैक्स मिले। अब अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें लिखा गया है कि कौन लोग ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि कौन कौन लोग नहीं कर सकते। पहले हम वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो पहले तो इसके लिए एक नया सबसेक्शन ला दिया 139(8)A, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कौन लोग ये रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि वो लोग ये रिटर्न नहीं भर सकते जिनका या तो रिफंड बन रहा है, या फिर उनका रिफंड बढ़ रहा है, या फिर उनका लॉस बन रहा है, उनका लॉस बढ़ रहा है, या फिर उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए वो नहीं भर सकते। तो लास्ट वाला पॉइंट तो चलो अंडरस्टूड है कि प्रोसीडिंग चल रही है तो असेसमेंट में ही सब कुछ देख लिया जाएगा, बट बाकी जो भी पॉइंट्स हैं जो असेसी के हित के हैं, वैसे लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया कि आप लोग अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अब अपडेटेड रिटर्न कौन भर सकता है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा कौन से लोग होंगे जो अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं? भाई जिन लोगों ने कोई इनकम भूल गई हो अपनी दिखाने की, भाई उनको लगा आजकल जैसे हमको सबको पता है AIS में कितनी चीजें आ रही है, तो हो सकता है किसी ने रिटर्न भरते टाइम अपना AIS ना देखा हो या जनरेट ना हुआ हो, और फिर बाद में उसको दिखे कि भाई कोई इनकम आ गई जो मेरी दिखानी रह गई थी। तो वैसे लोग ये अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे और ये 2 साल तक भर सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके के स्लैब्स हैं। अगर आप 12 महीने तक भर देते हैं तो जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, जैसे मान लेते हैं आपका 100 रुपए का टैक्स बन रहा है, उसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये टैक्स और इंटरेस्ट के ऊपर आपको 25% और एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कराना पड़ेगा अगर आपको ये अपडेटेड रिटर्न भरना है तो। और अगर आप 12 से 24 महीने के बीच में ये रिटर्न भरते हैं तो फिर आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ेगा ओवर एंड अबाउ योर नॉर्मल टैक्स एंड इंटरेस्ट का अमाउंट। और जो आपका 234ABC का इंटरेस्ट लगना है वो तो लगना ही है, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। और ये सब टैक्स आपको जमा कैसे कराना है, एक सेक्शन 140B आया है, जैसे हम सेक्शन 140A के अंदर जमा कराते हैं, आपको ये वाला टैक्स एडिशनल टैक्स सेक्शन 140B के अंदर जमा कराना है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई एक तो अपडेटेड रिटर्न सबके काम का नहीं आएगा, ये खाली उन्हीं लोगों को काम आएगा जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को पेनल्टी और सब जगह झंझट में नहीं पड़ना, मेरे को तो अपना रिटर्न भरने दो और मैं एडिशनल टैक्स देने को रेडी हूँ, मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए अपडेटेड रिटर्न काम का है। बाकी मेजोरिटी लोग जो लोग वेट करेंगे कि असेसमेंट आ जाए फिर अपन देखते हैं क्या करना है, वो लोग तो इसमें नहीं जाने वाले। तो ये एक अच्छा हो सकता है सुझाव, अगर लोग ज्यादा अपने रिटर्न दिखाने में, इनकम दिखाने में जो भी दिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं के लिए ये काम का। बाकी तो मेरे हिसाब से ये कोई काम का है नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए क्या क्या अमेंडमेंट लाए हैं। काफी सारे अमेंडमेंट थे, बट काफी सारे ऐसे अमेंडमेंट थे जो कि ये था कि जो सेक्शन 11 वाले ट्रस्ट को लगता था वो 1023C वाले ट्रस्ट को नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों को एक लाइन पे लाने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स काफी सारे किए हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया है जो दोनों टाइप के ट्रस्ट को लग रहा है, भले वो सेक्शन 11 का ट्रस्ट हो या फिर सेक्शन 1023C वाला, इसमें ये कहा है कि पहले इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ती थी अगर उनकी इनकम अबाउ 2.5 लाख जा रही थी, जो कि एक लिमिट सेट की गई थी ट्रस्ट के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो। अब इन्होंने ये कह दिया है कि भाई आप अकाउंट्स तो मेंटेन कर रहे थे बट आपको आज तक कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट भी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। आज तक भी अगर कोई भी ट्रस्ट ऑडिट करवा रहा है तो ऑब्वियसली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करते होगा जिसकी ऑडिट हो रही है, बट कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा था तो उसको एक स्पेसिफिक लिख दिया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अलग से मेंटेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई अगर आप 13(3) वाले पर्संस की बेनिफिट के लिए कोई काम करते थे, जहां ट्रस्टी, मैनेजर, ऐसे सब लोग आते थे जो क्लोज लोग थे उस ट्रस्ट के, अगर आप उनकी कोई मदद करते हैं या उनको कोई बेनिफिट पास ऑन करते हैं तो आपको एक तो पहले वो अलाउ नहीं था वो करना। अगर आप ऐसा करके कोई खर्चा क्लेम करते तो आपको खर्चा मिलता नहीं था सेक्शन 11 ट्रस्ट में, बट अब इन्होंने ये कर दिया है कि आपको खर्चा तो नहीं मिलेगा, प्लस आपको उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी उस ट्रस्ट को। मतलब कि अगर मान लेते हैं आपने किसी 10,000 का कोई काम किया अपने रिलेटेड पार्टी के लिए, तो वो 10,000 तो आपके खर्चे से तो जाएंगे, प्लस आपको उतने ही 10,000 का अमाउंट का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर वापस वो काम करते हैं तो सेकंड ईयर तो आपको 20,000 करना पड़ेगा। तो इन्होंने कर दिया कि पहले साल आप 100% पेनल्टी देंगे, सेकेंड ईयर आप 200% पेनल्टी देंगे। तो ये प्रोविजन आया है कि अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी के लिए बेनिफिट कर रहे हैं जो 13(3) में कवर हो रहा है तो उनके केस में आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1023C जो सेक्शन था उसके अंदर कहीं भी कोई डिसअलाउंस का नहीं कहा गया था 13(3) के वाले पर्संस को अगर आप बेनिफिट दे रहे हो तो,
पर अब इन्होंने जो 1023 में अमेंडमेंट किया उसमें ये कह दिया कि अगर आप कोई इनको बेनिफिट पास ऑन कर रहे हो तो जिस पर्सन के लिए आप वो बेनिफिट दे रहे हो उसकी इनकम में ये अमाउंट जोड़ दी जाएगी एज एन इनकम। मतलब मान लीजिए मैं अपने किसी ट्रस्टी को कोई बेनिफिट दे रहा हूँ तो मेरे ट्रस्टी के इनकम में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा एज इज इनकम, जो भी मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूँ, जो 13(3) में डिसअलाउ होना चाहिए था। ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट आ गया कुछ एक ऑर्डर पास ऑन करने की लिमिट लगा दी है कि भाई अगर कोई भी, जैसा हमको पता है कि आज के जो नया सेक्शन आ गया है 12AB जिसके अंदर ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना, या 1023C के अंदर भी अमेंडमेंट आ गया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए या री रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अंदर प्रोविजन ऐसा भी है कि जहां पे आपको ऑटोमेटिक रूट में भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो उसके लिए कहा गया, या फिर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, 100% रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, उस केस में भी कोई टाइम लिमिट नहीं थी प्रिंसिपल सीआईटी के ऊपर या सीआईटी के ऊपर कि उनको कितने टाइम में वो रिजेक्शन का ऑर्डर देना है। अब इन्होंने ये लिमिट लगा दी है कि जिस भी क्वार्टर में उन्होंने आपको पहली नोटिस दी है, शोकॉज नोटिस, कि आप बताओ कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए, उस क्वार्टर्स के एंड से लेके 6 महीने के अंदर उनको फाइनल ऑर्डर पास करना है आपके रिजेक्शन का। तो ये टाइम लिमिट बता दी गई, अगर वो उतने में नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजेक्शन का ऑर्डर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस प्रोविजन देख लेते हैं जिसमें मैंने कहा था कि गलतियां कर रहे हैं, तो इनका जो सेक्शन में चेंज आया है, सरचार्ज कैन नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। जैसा कि हमको पता होगा कई सारे केस लॉस आ गए थे, एक राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट था चंबल फर्टिलाइजर का, जिसमें ये कहा गया था कि सेस और सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रहा। तो क्योंकि वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, कहीं भी इनकम टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो उसको आप 48(2) के अंदर डिसअलाउ नहीं करवा सकते, क्योंकि 48(2) में स्पेसिफिकली ये लिखा है कि टैक्स आपको डिसअलाउ करना है। तो क्योंकि सेस और सरचार्ज टैक्स नहीं है तो आप उसको डिसअलाउ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है इस साल से कि भाई हम लोग तो रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर रहे हैं कि हमेशा से सेस और सरचार्ज तो 2005-6 से ही टैक्स का ही पार्ट था, तो हमेशा ये टैक्स का पार्ट रहेगा और इसको कभी भी हम अलाउ नहीं करेंगे एज अ बिजनेस एक्सपेंस। आप उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते। तो ये एक अमेंडमेंट कर दिया है जो उन्होंने अपने जजमेंट्स को पूरा पलट दिया है, हाई कोर्ट और के जजमेंट को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या क्या रिलीफ मिली गई है कोविड के लेके। कोविड को लेके ये रिलीफ दी गई है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एक्सपेंस मेडिकल एक्सपेंस के लिए अगर कोई अमाउंट देता है तो उसको परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। अगर वो कोविड के एक्सपेंस से रिलेटेड या कोविड के मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है या उनकी दवाइयों के रिलेटेड है तो उसको परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, उसको एम्प्लॉय के हाथ में इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को भी कोई ऐसा अमाउंट मिलता है उसके एम्प्लॉयर से या अदरवाइज भी फॉर कोविड रिलेटेड रिलीफ, तो भी उसको परक्यूजिट मान के उसकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अगला, अगर उसको कोई अमाउंट विड्रॉ या कुछ करना पड़ता है अपने बेनिफिट के लिए या अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए तो भी उसको इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब कि कोई आपने फंड बना रखा था एनपीएस और वहां सब जगह से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। या फिर किसी पर्सन को डेथ के ऊपर, अपने रिलेटिव के डेथ के ऊपर अगर अमाउंट मिल रहा है कोविड के रिगार्ड में तो भी 10 लाख तक की अमाउंट के ऊपर उसको इनकम नहीं माना जाएगा उनके हाथ में, अगर वो डेथ पे मिल रहा है तो ये कुछ अमाउंट, ये कुछ चीजें बताई गई है जहां पे कोविड के रिलेटेड रिलीफ दी गई है कि अगर आपको कोई अमाउंट एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है या फिर डेथ पे मिल रहा है तो उसको आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिसलेनियस प्रोविजन के ऊपर एक और, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको कुछ एक्सपेंसेस जो पहले ऑफेंसिव थे 37 सेक्शन के अंदर, जहां ये कहा गया था कि अगर आप कोई ऑफेंस के रिलेटेड कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर कई सारे केस लॉस हुए थे जिसमें यह कहा गया था कि भाई हमने ऑफेंस तो आउटसाइड इंडिया में किया है, इंडिया का ऑफेंस तो है नहीं और आप कवर जो कर रहे हो वो ऑफेंस इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने बाहर कोई पेनल्टी या फाइन पे किया है तो आप हमको उसका एक्सपेंस क्लेम करने दो एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो उस पर गवर्नमेंट ने चेंज ये कर दिया कि वेदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया आप कहीं भी कोई ऑफेंस के रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप, जैसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का एक वो सर्कुलर निकला था जिसमें ये कहा गया था कि भाई कुछ चीजें उन्होंने मना कर दी गई थी कि ये चीजें एज एन एक्सपेंस आप नहीं कर सकते। तो जहां ये कहा गया कि जहां किसी लॉ ने मना किया है, कोई चीज को प्रोहिबिट किया है या फिर किसी चीज को मना किया है करने से, अगर आप वो कर रहे हैं तो भी आपको एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। इसके ऊपर काफी जजमेंट्स थे जिनको इन्होंने वापस ओवररूल कर दिया है अपने इस अमेंडमेंट के साथ कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर आप किसी और लॉ के अंदर भी अगर कुछ मना किया गया है, कोई चीज प्रोहिबिट की गई है, अगर आप वैसे कोई खर्चे कर रहे हैं तो भी हम उसको डिसअलाउ कर देंगे इनकम टैक्स के अंदर।
नेक्स्ट इसके अंदर अगर आप कोई कंपाउंडिंग करवा रहे हैं अपने कोई ऑफेंस की, उसके रिलेटेड अगर कोई पेमेंट करते हैं वेदर इन इंडिया और वेदर आउटसाइड इंडिया, तो भी हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट इन्होंने कहा गया है कि नेक्स्ट इन्होंने कहा है 14A के रिगार्डिंग कि जो इनका क्लैरिफिकेशन था और जो काफी जजमेंट्स को इन्होंने वापस पलट किया, इसके अंदर भी 14A के रिगार्डिंग बीच में ये जजमेंट आया था कि अगर आप जिस साल में कोई एग्जेम्प्ट इनकम अगर अर्न नहीं कर रहे होंगे, तो आपको उस केस के अंदर उस साल के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने ये कर दिया है कि एग्जेम्प्ट इनकम वेदर और नॉट इन अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि अगर आपको उस साल भले ही कोई एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं हो रहा हो, बट अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप उस एग्जेम्प्ट इनकम के लिए ही करते थे, तो भी आपको उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। अब जैसे आज के टाइम में हमको पता है कि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट नहीं रहा, तो पहले सबसे मेजर जो खर्चा डिसअलाउ होता था वो जो हमारे डीमेट चार्जेस और ये सब होते थे, वही हम डिसअलाउ करते थे क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में होते थे। बट आज के टाइम में खाली कुछ ही डिविडेंड इनकम बची है जो एग्जेम्प्ट है, तो हो सकता है इसका ब्रॉड, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट आज भी थोड़े बहुत ऐसे इनकम्स हैं, जैसे रिट्स की कुछ इनकम है डिविडेंड की जो एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे कुछ इनकम्स हैं जो आज भी एग्जेम्प्ट है, बट आज इसका बेस थोड़ा छोटा हो गया, तो हो सकता है इसका इतना एप्लीकेबिलिटी ज्यादा ना हो आफ्टर डिविडेंड बिकमिंग टैक्सेबल। बट देखते हैं ये क्या होता है, पर ये चेंज तो जरूर आया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चेंज आया है वो ये है कि एक 43B सेक्शन में कहा गया है कि अगर आप कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अब कई लोग क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर देते डिबेंचर में और फिर उसको अपना एक्सपेंस को आगे बढ़ा देते क्योंकि डिबेंचर का पेमेंट वो बाद में करेंगे, तो उसका भी वो लोग 43B में डिडक्शन ले लेते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोई अपने एक्सपेंस को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में और उसको एक फ्यूचर डेट पे डिफर कर देते हैं पेमेंट को, तो भी आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं किया। जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि 43B में डिडक्शन खाली उसी चीज का मिलेगा जिसका आपने एक्चुअल में पेमेंट किया हो। ये हमको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने एक 68 सेक्शन में अमेंडमेंट किया है जिसके अंदर ये होता था कि आपका कोई अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट होता है ना, उसका आपको डिसअलाउंस मिल जाएगा अगर आप उसका हमको जेन्युइननेस या क्रेडिट वर्दीनेस प्रूव नहीं करते इन केस ऑफ लोन। आज तक अगर आपसे कोई जेन्युइननेस या क्रेडिट वर्दीनेस पूछता था तो आप उसका ITR दे देते थे और क्रेडिट वर्दीनेस के लिए आप उसका बैलेंस शीट पकड़ा देते थे कि भाई ये लो क्रेडिट वर्दीनेस। बट अब इन्होंने ये कहा कि भाई इन दो चीजों से काम नहीं चलेगा, आपको साथ के साथ मेरे को इनका सोर्स भी बताना पड़ेगा कि ये लोग ये पैसे कहाँ से लेके आए। तो आज के टाइम में ये आपसे सोर्स, क्रेडिट वर्दीनेस और तीनों चीजें मांग रहे हैं। खाली क्रेडिट वर्दीनेस और जेन्युइननेस से काम नहीं चलेगा, आप हमको सोर्स भी समझाओ इसका कि ये लोन कहाँ से लाए। खाली सोर्स आपको कुछ केसेस में नहीं बताना, जहां पे वेंचर कैपिटल फंड है या वेंचर कैपिटल कंपनी जो लोग रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, उनके केस में नहीं बताना, बाकी सब केस में आपको सोर्स भी आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर अब इन्होंने कुछ एक नया सेक्शन लेके आ गए हैं 79A, जहां पे इन्होंने ये कहा है कि नो डिडक्शन ऑफ लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिलेशन टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ये पहले भी क्लैरिफाइड था, अब ये ज्यादा एक सेक्शन के रूप में ले आए हैं कि कभी भी आपका कोई अनडिस्क्लोज इनकम आता है तो उसके सामने आप कोई भी लॉस, पुराना कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर इन्होंने एक 80DD के अंदर एक टैक्स रिलीफ दी है लमसम पेमेंट या एन्युटी के लिए। अगर किसी पर्सन को आ रही है या उनके गार्डियन को आ रही है, ठीक है, टैक्स रिलीफ आ रही है, अगर कोई एन्युटी है इसके रिगार्डिंग, तो फिर उसके अंदर उसको टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ड्यू टू कोविड अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनको पैसा वापस मिलता है, क्योंकि 80DD में ये कहा था कि अगर विद इन 3 इयर्स या 5 इयर्स पैसा वापस मिल जाता है तो उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। आपको जो आपने डिडक्शन लिया होगा 80DD में उसको वापस करना पड़ेगा। बट अब इन्होंने वो हटा दिया है। इन्होंने ये कहा है कि कोविड के ड्यूरिंग अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आपको ये टैक्सेबल नहीं करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कुछ टाइम लिमिट्स में एक्सटेंशन दे दिया, जैसे स्टार्टअप्स को दिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिया, उनका 1-1 साल से टाइम बढ़ा दिया है। तो बस ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि टाइम लिमिट बढ़ गई है, इसमें कोई मेजर चीज नहीं हुई है, जो टाइम लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। अब इसके अंदर जो 148, 149 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो हम देख सकते हैं। एक तो ये आया है कि 149 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, स्कोप इसका वाइडन कर दिया है। पहले आप 149 के अंदर 10 साल तक नोटिस तभी दे सकते थे जब आपको कोई एसेट ऐसा मिला है उनको जो अनडिस्क्लोज रह गया हो या फिर जिसके अंदर जिसकी इनकम आपने पहले डिस्क्लोज नहीं की हो। बट अब इसके अंदर इन्होंने एक्सपेंडिचर भी ले लिया। अब इसके अंदर इन्होंने कोई भी एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है उसको भी ले लिया है। तो इसका स्कोप इन्होंने बढ़ा दिया है 149 के अंदर।
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक अमेंडमेंट ये किया जो एक वेलकम अमेंडमेंट हम कह सकते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपका नोटिस अंडर सेक्शन 148, 153A या 153C है, जो फाइनेंस एक्ट 2021 जब से चालू हुआ, मतलब वो कब से चालू हुआ, 1/4/2021 वहां से चालू हुआ है, अगर उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग अगर किसी का टाइम लिमिट खत्म हो गया था नोटिस देने का 148 में या 153A में या 153C में, तो वो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो नया अमेंडमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि आपका 148 की नोटिस 10 साल तक इशू करी जा सकती है, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसकी टाइम लिमिट पहले ही खत्म हो गई होगी। जैसा मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि अब हम मानते हैं 2013-14 की साल की जो रीअसेसमेंट की नोटिस थी, जो 6 साल तक आपको दी जा सकती थी, उसका ड्यू डेट था 31/3/2020, 6 साल के हिसाब से। बट अगर हम कोविड रिलीफ को भी ले ले तो भी उसकी नॉर्मल ड्यू डेट थी 31/3/2021। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की थी, बट काफी राजस्थान हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के और सब जगह के जजमेंट है जिसमें उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया था, क्वॉश कर दिया था। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मान लेते हैं 13-14 की जो ड्यू डेट थी वो 31/3/2021 थी, जो कि ड्यू डेट बनती फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले ही उसकी ड्यू डेट खत्म हो गई थी। तो अब गवर्नमेंट उसको ये नहीं कह सकती कि भाई हम 1/4/21 के बाद भी आपकी नोटिस ओपन कर देंगे ऑन दोज असेसमेंट, क्योंकि अब हम आपका 10 साल तक असेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो किसी का अगर 31/3/21 तक कोई नोटिस नहीं आया था तो उसने तो ये मान लिया था कि मेरे को अब रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने सारे रिकॉर्ड्स हटा देता हूँ। तो अब यदि किसी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स ही हटा दिए और फिर आप बोलो कि नहीं मैं तो 10 साल तक नोटिस खोल सकता हूँ क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि 31/3/21 तक जिनके भी ड्यू डेट खराब खत्म हो गए थे उनको अब 10 साल वाली लिमिट नहीं लगेगी, वो अपने रिकॉर्ड्स आराम से हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो एक अमेंडमेंट आया था कि 10 साल तक नोटिस कब दी जा सकती है, अगर आपका जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो 50 लाख है या फिर उससे ज्यादा होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा था लोगों का कि भाई 50 लाख जो हमारा देखना है वो हमको 1 साल का देखना है या पूरे साल का मिला के देखना है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई इवेंट या ओकेजन है और वो इवेंट या ओकेजन 1 से ज्यादा सालों में स्प्रेड है, तब तो आपको एवरी ईयर का मिला के टोटल करके आपको 50 लाख देखना है। पर अगर कोई और चीज है तो फिर तो आपको एवरी ईयर 50 लाख की लिमिट लगेगी। मतलब कि इवेंट और ओकेजन के केस में आपको सारे ईयर मिला के देखने हैं और उसके अलावा आपको हमेशा खाली एक ही चीज का एवरी ईयर का 50 लाख का लिमिट दिया जाएगा, ताकि 10 साल की वो 10 साल की लिमिट असेसमेंट की चेक हो सके। नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स थे जो उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपके किसी और के केस में भी सेम ग्राउंड्स के ऊपर अगर केस चल रहा हो तो आपको भी एओ रिलीफ दे सकता है कि भाई जब तक वो केस डिसाइड ना हो जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक सीआईटी ये कर सकता है कि आपका केस भी होल्ड पे रख दे कि एक बार उसका जजमेंट आ जाए फिर हम देखते हैं हमको आगे आईटीएटी में जाना है या नहीं जाना है। तो ये एक वेलकमिंग चीज हो सकती है, बट इसका कोई मेजर इम्पैक्ट ज्यादा लोगों पे नहीं होगा। अब यही कुछ अमेंडमेंट्स थे, छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट्स है जो लास्ट ईयर के इस साल से एप्लीकेबल हो जाएंगे वो है, बट इसके अलावा कोई मेजर अमेंडमेंट है नहीं। तो जैसा कि हम बजट में देख रहे हैं कुछ ज्यादा मेजर अमेंडमेंट आया नहीं, और हम यही कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं कोई मेजर अमेंडमेंट या कोई मेजर बेनिफिट आपको दूंगी नहीं। तो बस यही था। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो 31 जनवरी को थे वो थे 842, उसके बाद बढ़ के 2 लाख हो गए, फिर 3 लाख हो गए, वापस उतने हो गए। मतलब 1-2 दिन में तो सब लोग अपने आप को ये मान लेते कि हमने पूरा बजट समझ लिया हो गया। अभी भी हमने जितनी चीजें बताई है हो सकता है उससे और भी कई चीजें निकल के आएगी, और उसके बाद भी जब फाइनेंस एक्ट बनेगा उस पीरियड में भी हमको दिखेगा कितनी सारे चेंजेस होंगे। क्योंकि लास्ट बजट में भी हमने देखा था कि भाई जितना जो फाइनेंस बिल आया था और जो एंड में फाइनेंस एक्ट बन के चीजें निकली थी उसके अंदर भी काफी 50-100 पन्नों का चेंजेस हो गया था। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब फाइनेंस एक्ट आता है फाइनल, तब क्या चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं। और आज जो हमने चीजें डिस्कस की, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो कैसे सॉल्व होगी फाइनेंस एक्ट में, वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी तो हम सब आपके लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप कभी भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही रहेगा इस फाइनेंस बिल के प्रेजेंटेशन में। और भी कोई क्वेरीज हो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके आगे मैं मीनाक्षी को कहूंगा कि वो आगे इसको लेके जाएं, और कोई क्वेरीज हो तो हम जरूर उसका आंसर करना चाहेंगे। Thank you so much, Naman sir, for enlightening us with the provisions that has been introduced in Budget 2022. We welcome all your queries. जिसके पास भी इस रिगार्ड में कोई भी क्वेरी है, we would love to answer them. कोई क्वेरी या कोई चीज जो हमने कवर नहीं करी है, and if anybody wants us to speak on that, we can answer that also.
Okay, I guess we do not have any queries from our audience. It was a very wonderful session. Thank you, Naman sir, Anuprav sir, and Naman Malu sir for enlightening us with the changes. I hope this was very beautiful and hope useful for you all. हम लोग फीडबैक फॉर्म की लिंक चैट बॉक्स में डाल रहे हैं. We request कि आप लोग इस फीडबैक फॉर्म को भरें because your feedback really matters. This PPT would be shared with you all on your registered mail IDs. Please do reach us for your queries. We would love to answer them. And if any specific कोई और session अगर required हो तो please do let us know. We will try to arrange that also. And please do fill this feedback form. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Naman and team. Thank you. Thank you. नमन एक हो सके तो एक कारों पे और करिए सेशन. हाँ सर, that is in नहीं होगा तो we have not yet moved to next year, पर जैसे 15 Feb के बाद में तो कारो is on the cards and we will surely do it maybe before end of Feb. काफी कंप्लायंसेस उसमें काफी न्यू है कंप्लायंसेस उसमें और उसको एक्टिवली करना पड़ेगा. बेसिक्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा अपने को. बराबर आनंद सर, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं एंड वी विल टेक दिस अप. कारो पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी विल श्योरली डू इट. दैट इज इन यू नो वर्किंग. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग. Okay. Thank you so much everyone for attending the same and making the session successful. Thank you. Bye. Bye bye. और है ना बताती हूँ पूरा नहीं. थोड़ा सुधार दो. तो उस दिन तो अपने को लाल दिन को पता चला था अपन यहाँ बैठे बैठे